हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप हैं फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज है लेक्चर नंबर 3 ऑफ लाइट चैप्टर। ठीक है, हम रे ऑप्टिक्स कर रहे हैं। रे ऑप्टिक्स में हमने लेक्चर 1 किया, लेक्चर 2 किया। लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में डिफरेंस क्या है। लेक्चर 2 में हमने किया है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल इंसिडेंस, और वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराया है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। आज के लेक्चर में हम बेसिकली 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। द टॉपिक्स आर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर, ये आपका बोर्ड्स का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। ठीक है, जो लोग यहाँ पे बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव लेवल के दोनों के लिए प्रिपरेशन के लिए अगर आए हैं तो आपको ये तीनों लेक्चर्स देखना होगा। और अगर आप सिर्फ बोर्ड्स की पढ़ाई कर रहे हैं और या फिर आप बोर्ड्स के लिए सिर्फ प्रिपेयर हो रहे हैं तो आप सिर्फ ये लेक्चर देख लो, बाकी 2 लेक्चर देखने का आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय 2 प्लेन मिरर्स, ये आपके बोर्ड्स में नहीं आने वाला। सीबीएसई बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ मैं। वेलोसिटी इन प्लेन मिरर्स, ये आपके बोर्ड्स में नहीं आने वाला। क्लियर है? अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ओलंपियाड, एनटीएससी, एनएसटीएससी, ठीक है, और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, या फिर आप बेस बिल्ड करना चाहते हो फिजिक्स में, तो आपको ये तीनों टॉपिक्स प्रॉपरली देखना होगा। और हाँ, आज का लेक्चर कुछ लेंदी होने वाला है, तो प्लीज़ पेशेंस से आराम से देखेंगे लेक्चर्स को। ज़्यादा लंबा होगा या फिर अगर बीच में बोर होने लगे तो बीच में आपको वीडियो रोक देना है। उसके बाद जब भी आपको फ्रेश फील हो तब आप आकर के जहाँ से आपने छोड़ा है लेक्चर को वहाँ से आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो हेडिंग लगाएंगे इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। अब इमेज फॉर्मेशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हम पहले डिस्कस करेंगे पॉइंट्स ऑब्जेक्ट के लिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब जो पॉइंट ऑब्जेक्ट ना हो, जिसका कुछ हाइट हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो, ठीक है, उस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को। तो प्लेन मिरर में अगर आप इमेज फॉर्मेशन करना चाहते हो तो सबसे बेसिक चीज़ जो है प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज। अगर आपको पता हो कि इमेज कैसा दिखेगा, कैसा बनने वाला है, तो आप आराम से इमेज फॉर्मेशन कर लेते हो। तो हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज formed by a plane mirror, by a plane mirror। ठीक है, ये टॉपिक कर लो। उसके बाद हम आएंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंड ऑब्जेक्ट का किस तरह में इमेज बनाना है वो हमें समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट, जो इमेज बनेगा, उसका जब हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम अपने डे टू डे लाइफ में, जैसे आपके घर में जो ड्रेसिंग टेबल पे जो मिरर लगा है वो एक प्लेन मिरर है। आप खुद से सोचो, ज़रा सोचने की कोशिश करो कि जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो, प्लेन मिरर के सामने, तो वहाँ पे आपको अपना इमेज कैसा दिखता है। आप हो गए ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर आप मिरर के सामने खड़े हो तो तुम हो गए ऑब्जेक्ट, और जो इमेज बन रहा है, जो मिरर के पीछे जो दिखाई पड़ रहा है, दैट इज़ योर इमेज। तो क्या फ़र्क पड़ता है ऑब्जेक्ट में और इमेज में, सिर्फ प्लेन मिरर्स में। तो इसको समझते हैं एक रे डायग्राम के थ्रू। थोड़ा बहुत रे डायग्राम सिखाएंगे इसमें, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। पहले प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर के प्रॉपर्टीज़ हम समझेंगे। ठीक है, ये है हमारा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, सपोज यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा एक बच्चा है। ठीक है, ये बच्चा इस प्लेन मिरर से लगभग 2 मीटर की दूरी पे है। क्लियर? अब तुम बताओ, ये बच्चा अपना इमेज देखेगा तो इसे कुछ अलग दिखेगा या सेम दिखेगा? इस बच्चे को बिल्कुल अपने जैसा एक बच्चा दिखेगा मिरर के पीछे, मतलब जितना दूर ये ऑब्जेक्ट है, ये बच्चा है मिरर से, उतनी ही दूर इमेज भी बनेगा। ठीक है, दैट मीन्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स। यही तो होता है एक्चुअल में। ठीक है, अब यहाँ पे कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इसे आप खुद से भी समझ सकते हो। एक प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाओ, आपका इमेज जितनी दूर आप हो मिरर से, आपका इमेज भी उतनी ही दूरी पे बनेगा मिरर के अंदर, मिरर के पीछे। ठीक है, मान लो ये बच्चा 3 फीट का है, इसका हाइट है 3 फीट, तो इमेज इसका बनेगा तो इसका भी हाइट होगा 3 फीट का। ये सब समझ सकते हैं ना? तो देखो यहाँ पे आप थोड़ा एनालाइज करो कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है इस इमेज का। ये है आपका इमेज आई
और ये है ऑब्जेक्ट ओ। ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है? सबसे पहले तो जितनी दूर ये ऑब्जेक्ट है इस प्लेन मिरर से, इमेज भी उतनी ही दूर बना, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी, जितना हाइट ऑब्जेक्ट का उतना ही हाइट इमेज का, ये दूसरा प्रॉपर्टी, ठीक है। और तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? तीसरा प्रॉपर्टी थोड़ा सा आपको समझना होगा यहाँ पे। देखो, तीसरा प्रॉपर्टी होगा कि ये जो इमेज जो है ऑब्जेक्ट का, ये लैटरली इन्वर्टेड बनता है। कैसे, ज़रा समझो। पहले इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को हम लिख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द इमेज इज ऑफ द सेम साइज, द इमेज इज ऑफ द सेम साइज, सेम साइज का इमेज बनेगा, ठीक है। सेकंड में क्या होगा? देखो, सेकंड में होगा कि द ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे है मिरर से उतनी ही दूरी पे इमेज बनेगा। इमेज is formed as far behind the mirror as the object is in front of the mirror, in front of the mirror। इधर दिखाई पड़ रहा है क्या? यस, एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपको समझ आ रहा है, जितना हाइट ऑब्जेक्ट का उतना ही हाइट इमेज का। इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस दोनों बराबर होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर, इमेज डिस्टेंस कहते हैं डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर, दोनों बराबर होगा। ज़रा इस वाले को प्रूफ करते हैं हम लोग, ठीक है। रे डायग्राम यूज़ करके प्रूफ करेंगे। इसका प्रूफ देखो, इसको थोड़ा समझ लो, प्रूफ देख लो इसका, कैसे ये सही है या गलत है। या फिर होता है ना कि कैसे हम डिस्टेंस कैसे मेज़र करेंगे मिरर के अंदर जा करके, ये बात होती है। तो इसको प्रूफ कर लेते हैं। लेट अस सपोज एक प्लेन मिरर है हमारे पास। फटाफट देखो इसका प्रूफ, रे डायग्राम से प्रूफ करेंगे। ये प्लेन मिरर, और मेरे पास यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है। आप इमेज का, ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए, रे डायग्राम बनाने के लिए आपको दो रेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहला रे आपका नॉर्मल इंसिडेंस होगा, ठीक है। ये नॉर्मल इंसिडेंस जैसे जाएगा वैसे ही वापस आ जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मिरर, ठीक है। आपको ये पता है कि ऑब्जेक्ट, इमेज ऑब्जेक्ट का सेम डिस्टेंस पे बनता है, तो यहाँ से, या फिर नहीं भी पता है तो यहाँ पे हम प्रूफ कर देंगे। मान लो इमेज कहीं यहाँ पे बना आई, ठीक है। नहीं भी पता है तो हम इसको प्रूफ करेंगे आई। और दूसरा रे हम यूज़ करेंगे, ये देखो, एक रे ये यूज़ करो, ये गया इस तरह से, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे इमेज बन रहा है, तो क्या करना क्या है कि इस रे को वापस प्रोड्यूस करो पीछे, और यहाँ से ये, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा चोरी भी करेंगे हम इसमें। रे डायग्राम बनाने के लिए प्लेन मिरर में थोड़ा चोरी करेंगे। चोरी करने का मतलब ये है कि आपको पता है कि इमेज कैसा बनने वाला है, थोड़ा बहुत इसको ऑल्टर करके बनाएंगे। देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। यहाँ पे अगर नॉर्मल बनाएंगे हम, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों बराबर होगा। और जब इस रे को हम पीछे प्रोड्यूस करते हैं, तो ये कहीं पर ये रे और ये रे, देखो ये रियल रेज नहीं है। यहाँ पे समझो, ये जो रेज है ये रियल रेज नहीं, ये इमेजिनरी रेज है। ऐसा लग रहा है जैसे रे यहाँ से आ रहा है, और यहाँ से देखो रे टकरा कर वापस चला गया, ऐसा लग रहा है जैसे रेज यहाँ से आ रहा है। तो जब इन दोनों रेज को तुम मिलाओगे किसी पॉइंट पे, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा इमेज। इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रेज को आपस में मिलना पड़ेगा, चाहे वो रेज रियल सच में इंटरसेक्ट करे, सच में इंटरसेक्ट मतलब इस तरह से, चाहे वो रेज इंटरसेक्ट करे, रियल इंटरसेक्शन हो, या फिर इमेजिनरी इंटरसेक्शन हो, या फिर इमेजिनरी इंटरसेक्शन। इमेजिनरी इंटरसेक्शन का मतलब है कि रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस कराकर अगर हम इंटरसेक्ट करा सकते हैं तब भी इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो रियल और इमेजिनरी इंटरसेक्शन आगे पढ़ेंगे, रियल और वर्चुअल इमेज में इसका काम है, आगे पढ़ेंगे इसको। तो देखो, जहाँ पे ये रेज मिला है वहाँ पे हो जाएगा आपका ये इमेज का फॉर्मेशन। अब यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे कि ये और ये बराबर है या नहीं। चलिए देखिए, अगर हम इसे एंगल थीटा मान लेते हैं, लेट अस सपोज ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल देखो ये भी थीटा होगा, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, दो पैरेलल लाइंस हैं, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों बराबर होता है फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा होगा। ज़रा देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, दिस लाइन और दिस लाइन। ये देखो, ज्योमेट्री थोड़ा बहुत यूज़ करना है हमें। इस पूरे चैप्टर में आपको ज्योमेट्री यूज़ करना पड़ेगा, इसीलिए ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास, और ज्योमेट्री आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ये है लाइन
और ये है एक लाइन, ये दो लाइन पैरेलल्स, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये और ये इक्वल हुआ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है, और ये इक्वल हुआ फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, और ये इक्वल हुआ करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो मतलब ये सारा एंगल्स बराबर हुआ ना यहाँ पे। तो क्या हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, देखो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है। अगर इस ट्राइंगल को नाम देते हैं हम O, इसे नाम दे देते हैं N और इसे नाम दे देते हैं M, ठीक है। यहाँ देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। ध्यान दो इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल NOM में, NOM और ट्राइंगल NOM के बाद NIM, ये दोनों सिमिलर होगा, ट्राइंगल NIM। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या फिर कॉन्ग्रुएंट भी हम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते क्या, देखो ये हो गया एंगल, ये हो गया एंगल और ये हो गया कॉमन साइड, एंगल एंगल साइड, ठीक है। यहाँ से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा या फिर तुम कॉन्ग्रुएंट बोलो। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ से हम ये नहीं कह सकते कि ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होगा एंगल एंगल साइड से। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये रहा, ठीक है, एंगल एंगल साइड। बट एंगल एंगल साइड तो कॉन्ग्रुएंसी होता नहीं है, ये तो सिमिलैरिटी होता है। कॉन्ग्रुएंसी ढूंढते हैं यहाँ पे। कॉन्ग्रुएंसी क्या है, देखो ये एंगल बराबर, ये एंगल 90 डिग्री, तो बचा हुआ ये एंगल क्या हो जाएगा, ये 90, ये थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा। समझ आ रहा है। तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये दोनों तो बराबर हो गया। तो अब तो एंगल साइड एंगल लगा सकते हैं ना। ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल, तो एंगल साइड एंगल, ये तो कॉन्ग्रुएंसी होता है। तो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है मतलब ये ON इज इक्वल टू ये है NI या फिर IN। देखो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये हो गया इमेज डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस देखो बराबर हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यस इमेज इज फॉर्म्ड एज अ फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। फ्रॉम कॉन्ग्रुएंसी से हम यह प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो तीसरा प्रॉपर्टी क्या है। अब तीसरा प्रॉपर्टी हम इस तरह से देखते हैं कि सपोज तुम्हारे पास, इसको रब करने जा रहे हैं, इसको कॉपी कर लो पहले। थर्ड प्रॉपर्टी, सो थर्ड प्रॉपर्टी है, सपोज ये एक प्लेन मिरर है, इसके सामने कुछ लेटर्स है, ये लिखा हुआ MAN। जब तुम इस प्लेन मिरर के सामने ये लेटर्स को रखोगे तो ये लेटर्स किस तरह दिखेगा, इन्वर्टेड दिखता है, इन्वर्टेड इमेज बनेगा इसका। ये बन जाएगा इस तरह से N, ये बन जाएगा इस तरह से ये, और ये M, देखो इस तरह से बन जाएगा। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया इमेज। ये इमेज बना है इन्वर्टेड। कैसा इन्वर्टेड है, लैटरली इन्वर्टेड मतलब जो राइट पार्ट पे है वो इधर लेफ्ट पार्ट पे नजर आएगा और जो लेफ्ट पार्ट पे है वो इधर राइट पार्ट पे नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं द इमेज इज फॉर्म्ड लैटरली इन्वर्टेड, इमेज फॉर्म्ड इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब है लेफ्ट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट appears to the right part and the right part of the object appears to the left part in the image, that is called as laterally inverted image। तो ये हो गया तीसरा प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी सुनो, फोर्थ प्रॉपर्टी, जो इमेज बनता है ना, जो इमेज बनता है उसका नेचर। फोर्थ प्रॉपर्टी है इसका नेचर के बारे में, कैसा बनता है इमेज, इमेज का नेचर क्या है। तो इमेज का नेचर है वर्चुअल और अपराइट मतलब सीधा इमेज बनेगा, ठीक है। वर्चुअल अपराइट को हम इरेक्ट भी कहते हैं। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है। देखो यहाँ पे ये बच्चा सीधा खड़ा था, इसका इमेज भी सीधा बना है। क्या कहीं यहाँ पे इमेज में सर नीचे और पैर ऊपर है, नहीं, जैसा बच्चा है वैसा ही इमेज बना है, सर ऊपर, यहाँ पे भी सर ऊपर, पैर नीचे, यहाँ पे भी पैर नीचे। तो इमेज तो इरेक्ट बन रहा है, अपराइट बन रहा है, ठीक है। अब यह वर्चुअल का मतलब क्या है इसको समझो। वर्चुअल, एक नेचर में दो नेचर्स हमें पढ़ना है यहाँ पे, एक रियल और एक वर्चुअल, दोनों समझेंगे। रियल और वर्चुअल है क्या, रियल एंड वर्चुअल, ये सब नेचर में आता है, नेचर ऑफ इमेज। नेचर दो तरह का, एक है रियल और एक है वर्चुअल। इसका रीज़न समझो, इसके बीच में डिफरेंस क्या है समझो। रियल इमेज वो इमेज है जो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकता है, कैन बी ऑब्टेन्ड
ऑन स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन मतलब जैसे तुम कार्डबोर्ड ले लो एक, ठीक है, उसको स्क्रीन बना लो, सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मिरर रखो, उस ऑब्जेक्ट का सपोज कैंडल जल रहा है वहाँ पे, वहाँ कैंडल है, तुम्हारे पास कोई मिरर है, चाहे तुम मिरर को बीच में रखो चाहे पीछे रखो, वो एडजस्ट करना पड़ता है, और एक कार्डबोर्ड रख लो। कार्डबोर्ड मतलब सपोज ये मेरा एक फिजिक्स का ये बुक है, इस फिजिक्स का बुक को हम स्क्रीन बना लेंगे, तो ये जो कैंडल जल रहा है इसका इमेज तुम्हें इस बुक के ऊपर नजर आएगा, तो ये हो गया तुम्हारा स्क्रीन। तो इस इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, रियल इमेज इसको। बट जब हम वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं तो नहीं होता है। सो कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, cannot be obtained on screen। ठीक है, इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। ज़रा इसको समझो। सपोज़ मेरे पास एक कैंडल है, ये कैंडल जल रहा है इस तरह से, और इस कैंडल के पीछे यहाँ पे एक मिरर है मेरे पास, ठीक है, स्फेरिकल मिरर है, आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर। ये एक स्फेरिकल मिरर है हमारे पास, और यहाँ पे एक स्क्रीन है, ये रहा एक स्क्रीन। तो रेस जाएगा यहाँ से, ठीक है, टकरा करके वापस यहाँ पे आएगा, तो इस कैंडल का एक इन्वर्टेड इमेज बनेगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से इन्वर्टेड इमेज। ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन मतलब एक कार्डबोर्ड या बुक या फिर किसी तरह का भी एक स्क्रीन लगा लो, कूट लगा दो, स्क्रीन बन जाएगा वो। ये है स्क्रीन, ये है स्क्रीन, ये है ऑब्जेक्ट और ये है इमेज। देखो ये जो ऑब्टेन हो रहा है इमेज, ये ऑब्टेन इमेज जो है ये रियल इमेज है, क्योंकि देखो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सक रहे हैं। ये इमेज जब स्क्रीन पे ये इमेज बन रहा है तो इसी इमेज को हम कहते हैं रियल इमेज, और रियल के साथ साथ ये इन्वर्टेड भी है, उल्टा इमेज बनेगा। लेकिन अगर तुम यहाँ पे स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट को ऑब्टेन करना चाहो, इमेज को ऑब्टेन करना चाहो, तो यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है। इसे कहते हैं वर्चुअल और इसे कहते हैं रियल। रियल और वर्चुअल में एक और डिफरेंस ये भी है कि रियल इमेज को हम रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइन से दिखाएंगे। जब दो लाइन्स रियल इंटरसेक्शन होगा दो लाइन्स के बीच में, जैसे देखो यहाँ पे इसको रब कर रहे हैं, जैसे यहाँ देखो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल देखे थे ना, जहाँ प्रूफ कर रहे थे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस, उसी को लेते हैं। ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक रे गया इधर, नॉर्मल इंसिडेंस टकरा कर वापस उधर आ जाएगा, और एक रे ये ले लेते हैं। इमेज बनाने के लिए दो रेज का ज़रूरत पड़ेगा हमेशा, एक इस तरह से और ये वापस इधर लड़ कर के इधर आ जाएगा, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुआ। इस रे को देखो, ये रियल रेज है, इस रे को देखो, ये रेज पीछे जा नहीं रहा, इधर कहीं नहीं है, ये रेज टकरा कर वापस आ गया, तो हम इस रे को एक्सटेंड कर देते हैं आगे, इमेजिनरी रे बोलते हैं इसे। इस रे को आगे एक्सटेंड कर देंगे इमेजिनरी, और इस रे को भी देखो ये टकरा करके वापस ऊपर चला गया, तो हम इसे पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करे। तो ये जो इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स है इसे कहते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। और ये रियल इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो नहीं रहा, यहाँ पे जो इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स है, देखो दोनों लाइन्स यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। रेज अगर पीछे प्रोड्यूस करोगे तो रेज इस तरह जाएगा ना पीछे की तरफ, यहाँ से बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे तो इस तरह जाएगा रेज। तो ये जो हो गया इंटरसेक्शन, इसे कहते हैं हम, इस इंटरसेक्शन के कारण जो इमेज बनेगा उसे हम कहेंगे वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ हमेशा एक अपराइट इमेज बनता है, सीधा इमेज बनेगा, ठीक है। समझ गया रियल और वर्चुअल का डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो प्लेन मिरर का होता है जब वो इमेज का फॉर्मेशन करेगा। पहला प्रॉपर्टी कि ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम होगा। दूसरा प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम बनेगा। तीसरा प्रॉपर्टी लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, ठीक है। आप तुम अपना नाम लिखो, प्लेन मिरर रखो, तुम्हारा नाम लैटरली इन्वर्टेड दिखेगा। और चौथा प्रॉपर्टी है कि हमेशा ये वर्चुअल और अपराइट इमेज बनाता है, ठीक है, रियल इमेज नहीं बनाता है। वर्चुअल का मतलब ये हुआ कि इसे हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। अब आते हैं हम रे डायग्राम्स पे। सबसे पहले हम पॉइंट ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम सीखेंगे, फिर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम सीखेंगे। अब क्योंकि हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेजेस पढ़ चुके हैं तो हम रे डायग्राम्स को अपने तरीके से किसी भी तरह बना सकते हैं, और जिस तरह तुम बनाओगे प्रॉपर्टीज समझ करके सारा सही होगा। देखो किस तरह, सबसे पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए पढ़ेंगे, रे डायग्राम फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। चलो फर्स्ट देखो, ये रहा एक प्लेन मिरर, ये मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट। रूल समझो यहाँ पे क्या करना है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो आपको पता है प्रॉपर्टीज़, इसका इमेज जो बनेगा उसका प्रॉपर्टी क्या होगा,
इमेज जितनी ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे है मिरर से, इमेज भी उसी डिस्टेंस पे होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट इस डिस्टेंस पे है तो हम मिरर को इससे आगे जा कर के उतने ही डिस्टेंस पे बनाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया, ख़त्म हो गया। इससे ज़्यादा और आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। और अगर रे डायग्राम तुम बनाना चाहते हो तो रे डायग्राम बना लो। एक रे को यहाँ से निकालो, नॉर्मल इंसिडेंस गया, टकरा कर वापस आ गया, ठीक है। दूसरा रे तुम यहाँ से निकालो इस तरह से, ठीक है। आपको पता है इमेज यहाँ पे बनेगा तो पहले ही तुम इस रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दो और इसको एक्सटेंड कर दो आगे की तरफ। देखो आसान है ना। सिर्फ प्रॉपर्टीज से हम रे डायग्राम बना सकते हैं। प्लेन मिरर्स का रे डायग्राम सबसे आसान है। प्रॉपर्टीज आप समझ गए, आपको बनाना आ जाएगा। देखो वर्चुअल इमेज बना है, ठीक है। ये हो गया आपका नॉर्मल इंसिडेंस। यहाँ से अगर नॉर्मल बना दो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वैसे ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हो गया ये। सेकंड देखो, सेकंड सपोज तुम्हें मिरर इस तरह से टिल्ट करके दिया, ये मिरर, और ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये रहा ऑब्जेक्ट ओ। इसका इमेज कैसे बनाएंगे? इसका इमेज हम इससे आगे देखेंगे, ये जितना है उतना ही इससे आगे बढ़ करके ऐसे इमेज बना देंगे और ये हो जाएगा गलत, ठीक है। रूल्स क्या है? जब भी ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ डिस्टेंस लो तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट और मिरर, मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। क्या ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है? नहीं, तो ये हो गया गलत। अब देखो इसका सही करेक्ट इमेज फॉर्मेशन किस तरह होगा। हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे मिरर पे, ये बना परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो यहाँ से आगे जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस इधर, ये बन गया इमेज। दिस इज द करेक्ट रे डायग्राम। अगर इमेज को थोड़ा टिल्ट कर दिया जाए तो इस तरह से बनाएंगे करेक्ट रे डायग्राम, ठीक है। एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, इसको बनाना। इसका रे डायग्राम भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। पहले ये बना लो, फिर उसका रे डायग्राम भी बता देंगे। देखो चलो बना लो। चलो एग्जाम में इस तरह से नहीं बनाना, ये जब कॉम्पिटिटिव लेवल में आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसका इमेज कहाँ पे बनेगा तो आप कर सकते हो, लेकिन एग्जामिनेशन में पूरा रे डायग्राम बना करके दिखाना है। ये मेरे पास मिरर है और ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे है। दिस इज़ द ऑब्जेक्ट ओ। इसका मिरर आपको इमेज बना कर दिखाना है। आपको कोशिश करो। बन गया? चलो पहले इसका रे डायग्राम बना लेते हैं। देखो हमें चाहिए दो रेज, तो एक रे हम लेंगे नॉर्मल इंसिडेंस, ये रहा नॉर्मल इंसिडेंस का रे, और एक रे हम कहीं उधर लेंगे ऊपर में या नीचे में भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। आपको पता है दोनों रेज यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा तो सबसे पहले इंटरसेक्ट करा लो, ठीक है, और इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दो। देखो बन गया आपका इमेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये पहला रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज देखो, क्या क्या इमेज किस तरह बनेगा, सेम डिस्टेंस होना चाहिए और ये सब है। और दूसरा रूल ये है कि आप ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ देखो नीचे में मिरर है ही नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ लेंगे हम, है ही नहीं, तो करेंगे क्या, इस मिरर को आगे एक्सटेंड कर देंगे, इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। अब तो ले सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड यस दिस इज़ अलाउड। इसको ले लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ये, आगे बढ़ाएंगे इसको, और यहाँ पे जितना डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस ये हो गया आपका इमेज, ठीक है। सर इसका रे डायग्राम बना कर दिखाइए। तो देखो रे डायग्राम कैसे बनेगा, दो रेज से बनेगा। रे डायग्राम के लिए हमेशा कोई ना कोई दो रेज आपको लेना पड़ेगा। अब यहाँ हम नॉर्मल इंसिडेंस से नहीं बनाएंगे, देखो किस तरह से दो रेज लेंगे। अब विदाउट नॉर्मल इंसिडेंस एक रे ले लो ये, ठीक है। आपको पता है रे यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा तो पहले इंटरसेक्ट करा दो। अब यहाँ से प्रोड्यूस कर दो पीछे की तरफ, ठीक है। एक रे ले लो ये, आपको पता है ये इमेज यहाँ पे ही मिलेगा तो पहले इसे मिला दो, उसके बाद ये कर दो। देखो बन गया रे डायग्राम। आसान है ना, आसान है ना। अच्छा देखो इसको हम विदाउट नॉर्मल इंसिडेंस से भी बना सकते हैं। सपोज तुम ये रे नहीं लेना चाहते हो, नॉर्मल इंसिडेंस वाला रे नहीं लेना चाहते हो, तो तुम दूसरा रे ले लो। एक रे तुम यहाँ से निकाल लो, देखो ये, ठीक है। अभी आपको पता है इमेज यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ से डॉटेड लाइन से ये दिखा दो और इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दो। देखो बन गया, ये हो गया आपका, देखो विदाउट नॉर्मल इंसिडेंस। ज़रूरी नहीं है नॉर्मल इंसिडेंस को लेना, नॉर्मल इंसिडेंस आपको आसान लग रहा है तो लो, अगर नहीं आसान लग रहा है तो आप किसी भी तरह दो रेज ले लो और दोनों को इंटरसेक्ट करा दो जहाँ पे इमेज बन रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए नॉर्मल इंसिडेंस के बिना भी हम बना सकते हैं। सपोज़ ये रे हम नहीं लेना चाहते, हम दूसरा रे लेना चाहते हैं इसके बदले में,
तो हम एक रे लेंगे नीचे की तरफ, ठीक है, आपको पता है यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा तो पहले इंटरसेक्ट करा दो और एरो दे दो, रे यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर टकरा करके वापस इधर, देखो इमेज बन गया। तो देखो ये जो एरोस दिया जा रहा है ना, ये एरोस देना ज़रूरी है, एरोस नहीं दोगे तो मार्क्स आपका घटेगा और आपको समझ में, एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा कि रे किधर से किधर मूव कर रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे भी दो रेज मिले, ठीक है, रेज निकालो, रिफ्लेक्शन होगा, दोनों को प्रोड्यूस करो, जहाँ पे दोनों रेज अपीयर टू मीट हो, इसे कहते हैं अपीयर्स टू मीट, वहाँ पे आपका इमेज फॉर्मेशन होगा। और ये इमेज कैसा होगा, नेचर क्या होगा, तो इसका नेचर होगा वर्चुअल। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं, आगे बढ़े, ठीक है। ये था पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का एग्जाम्पल। अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स का देख लेते हैं। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, हेडिंग लगाएंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, इसको रब कर रहे हैं। आज मैंने पूरा कंटेंट तैयार किया है आपके लिए, सारा चीज़ मैं एक पेपर में लिख करके लाया हूँ क्या क्या पढ़ाना है, क्योंकि होता क्या है ना, पढ़ाते पढ़ाते कुछ टॉपिक्स रह जाता है, तो इसीलिए मैंने क्या किया कि सारा जो भी टॉपिक्स मुझे पढ़ाना है, सारा का सारा टॉपिक्स क्वेश्चन के साथ मैंने लिख डाला है एक पेपर में। उसके बाद देखते हैं क्या छूटता है, ऐसे तो चांसेस कम है कि अब कुछ छूटेगा। तो नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, अब देखो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होता है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है जिस ऑब्जेक्ट का कुछ हाइट हो, ठीक है, हाइट हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो, उसे कहते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ये एक प्लेन मिरर ले लेते हैं, सेम वही कहानी, आपको पता है किस तरह से बनेगा। और मान लेते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट खड़ा है इस तरह से, इस ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं ए बी। ए बी इज़ द ऑब्जेक्ट, आपको बनाना है ए बी का इमेज। अब ए बी का इमेज बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको सबको पता है, हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर चलना होगा प्लेन मिरर तक, और उसके बाद आगे जा करके इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखेंगे, सेम इमेज डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे एक सबसे पहले ये काम हम करेंगे रे डायग्राम बनाने के लिए। इमेज बना लो पहले, सेम हाइट का इमेज, ए डैश बी डैश, जिस हाइट का ऑब्जेक्ट है उसी हाइट का इमेज बना लो। जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतना ही इमेज डिस्टेंस, सारा डिस्टेंस हम यहाँ से मेजर करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद रे डायग्राम यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपको यूज़ करना है नॉर्मल इंसिडेंस वाला रे, तो नॉर्मल इंसिडेंस यूज़ करो। अगर आपको नॉर्मल इंसिडेंस नहीं यूज़ करना है तो भी आप कर सकते हो, बना सकते हो। अब देखो सिर्फ और सिर्फ अब रेस को इंटरसेक्ट कराना है। एक रे ये ले लेंगे, नॉर्मल इंसिडेंस, टकरा कर वापस आ गया, ठीक है, प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे मिलेगा। और दूसरा रे हम ले लेंगे यहाँ से, या फिर एक मिनट, इसको मतलब नीचे से नहीं ऊपर से लो, क्योंकि आँख तो तुम्हारा ऊपर है ना, रेस तो वहाँ से आएगा जहाँ से तुम देख रहे हो। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से एक इस तरह से बना देंगे और इस तरह से, देखिए ये, ठीक है। ये तो नॉर्मल इंसिडेंस सबको पता है, ये रे टकराया वापस आया, नॉर्मल इंसिडेंस बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे मिलेगा। और ये टकरा कर इधर गया तो इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे मिलेगा। देखो बन गया रे डायग्राम। क्लियर है, सबसे पहले नॉर्मल इंसिडेंस, उसके बाद ये, इस तरह से ही बना सकते हैं। और अगर इस तरह से नहीं बनाना है तो दूसरा तरीका भी है रे डायग्राम बनाने का। देखो इसी को दूसरे तरीके से किस तरह बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट ए बी, ये रहा ऑब्जेक्ट, इमेज बना लो पहले इसका, ए डैश बी डैश, ये इमेज है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज ये भी सेम होना चाहिए, क्योंकि ये प्लेन मिरर है। अब देखो मान लो तुम नॉर्मल इंसिडेंस यूज़ करके नहीं बनाना चाहते हो, और भी ज़्यादा रेज यूज़ करके बनाना चाहते हो, तो किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले तो एक काम करो कि यहाँ से एक रे ले लो, टकराया वापस कहाँ मिलेगा, सर पे, ये गया टकरा कर वापस, ठीक है। एक रे ये ले लो, ठीक है, ये टकरा कर वापस आएगा और इसको प्रोड्यूस करने से यहाँ पे मिलेगा, ठीक। और ये देखो ये और ये, मतलब यहाँ पे जितना डिस्टेंस इसका यहाँ से है उतना ही डिस्टेंस इसका यहाँ से होगा, तो ये हो गया डिस्टेंस। तो इस तरह से ये बना सकते हैं, दो अलग अलग रेज लेकर के, ठीक है, दोनों को इंटरसेक्ट करा देना है। या फिर एक नॉर्मल इंसिडेंस का रे यहाँ से ले लो, ठीक है, ये रहा, ये प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ से भी नॉर्मल इंसिडेंस ले लो, प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस करने पे यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरह से भी बना सकते हैं। देयर आर वेरियस नंबर ऑफ वेज, तुम जिस तरह से तुम्हें आसान लगे उस तरह से बनाओ। जैसे अगर एक और ऑब्जेक्ट दे दे तुमको, इसको खुद से बना कर देखो, ट्राई करो। ये प्लेन मिरर,
और ऑब्जेक्ट अब इस तरह से है, ये ऑब्जेक्ट ए, ये ऑब्जेक्ट बी, ठीक है, इस तरह से ऑब्जेक्ट है। इसका इमेज बनाना है, इमेज बनाना है, बनाकर देखो, ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो। चलो देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है प्लेन मिरर से, सेम डिस्टेंस पे हम यहाँ पे बना लेंगे, जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस ये होगा, ठीक है। फिर इसका देखेंगे ये सर कितने डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस जितना उतना ही ये डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, ये रहा। अब यहाँ पे आप इमेज बना लो, ये सॉरी ये कुछ इस तरह का दिखेगा ना, इस तरह का। अब देखो हमें बनाना है रे डायग्राम, तो रे डायग्राम बनाने के लिए दो रेस चाहिए। एक रे को ले लो यहाँ से, नॉर्मल इंसिडेंस, ये रहा, बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे मिलेगा, और एक रे को ले लो, एक रे को इस तरह से ले लेंगे, ठीक है, ये गया, आपको पता है टकराने के बाद यहाँ पे मिलना चाहिए, ये प्रोड्यूस कर दो बैकवर्ड, ये देखो दोनों जहाँ पे मिला ये बन गया आपका इमेज ए डैश बी डैश। इस तरह से बना सकते हैं, या फिर इस तरह से भी बना सकते हो तुम, दो नॉर्मल इंसिडेंट्स पहले बना लो, एक रे ऊपर से ले जाओ, एक रे नीचे से ले जाओ, सर वाले रे को सर पे इंटरसेक्ट करो, पैर वाले रे को पैर पे इंटरसेक्ट करा दो, ये भी बन सकता है, आसान है दोनों, ठीक, क्लियर है, कॉपी कर लो। चलो, अगर ये सब समझ आ गया है तो इस क्वेश्चन को बनाकर दिखाओ ज़रा, अगर ये सब समझ गए हो तो देखो, ये प्लेन मिरर, एक वॉच यहाँ पे, और घड़ी पे 3 बज रहा है, इसका इमेज क्या होगा यहाँ पे बनाइए, इमेज कुछ इस तरह बनेगा, ये सर्कल, ये बीच में सेंटर, ठीक है, इसे बोलेंगे आई। यहाँ से देखो ये पॉइंट का जो डिस्टेंस इस मिरर से, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस मिरर से, यहाँ से भी सेम डिस्टेंस पे होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट देख लेना। तो इस तरह सबसे पहले हम बना लेंगे, ठीक है, और पैरेलल है तो पैरेलल में जितना ऑब्जेक्ट का हाइट उतना इमेज का हाइट यहाँ से, तो इस तरह का इमेज बनेगा। मान लो क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि 3:36 और 15 सेकेंड्स, इसका मिरर इमेज क्या होगा, तब क्या करोगे। अगर इस तरह फिगर बनाकर दे दे तो तुम कर लोगे, बना लोगे, इमेज पता है। जब इस तरह से एग्जाम में दे दे तब तुम क्या करोगे, 3:36 तब कुछ नहीं करना, तब इससे माइनस कर देना। देखो इस नंबर से 12 आवर्स 0 मिनट्स 0 सेकेंड्स, इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ वैल्यू होना चाहिए, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू होना चाहिए। 12 में से 1 घंटा निकालोगे, 12 में से 1 आवर निकाल दो तो ये बन जाएगा 11 बन जाएगा। 1 घंटा निकालेंगे और 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, और इधर हो गया 0, ठीक है। इधर भी कुछ वैल्यू होना चाहिए तो 11 घंटा, ठीक है। 60 में से 1 मिनट निकाल लो तो बन जाएगा 59, और 1 मिनट सेकंड्स में ट्रांसफर करेंगे तो ये बन जाएगा 60 सेकंड्स। मतलब इस वैल्यू से माइनस कर देना इसको, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 11, 59 एंड 60 सेकेंड्स। इस वैल्यू को इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, 3, 36 एंड 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा ये आपका हो जाएगा मिरर इमेज। दिस इज द मिरर इमेज। बोलो समझ आया। इस तरह से कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये था एक्सटेंड ऑब्जेक्ट। ये आपके बोर्ड्स में नहीं पूछा जाएगा, ये वाला जो घड़ी वाला टाइम वाला जो क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे, ये आपसे बोर्ड्स एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। बोर्ड्स एग्जामिनेशन में सिर्फ पूछेगा तुमसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज क्या है, ठीक है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज डायग्राम, रे डायग्राम बनाकर दिखाओ, या एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम बनाकर दिखाओ। तो आपको अब समझ आ गया किस तरह से हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे, रे डायग्राम बनाएंगे प्लेन मिरर के केस में। तो यहाँ तक तो आपका बोर्ड्स का सिलेबस है, ये ख़त्म हो गया। अब हम आगे शुरू करते हैं जो कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद इसी फॉर्मेशन ऑफ इमेज से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको कॉपी कर लेना। यहाँ तक बोर्ड्स का टॉपिक ख़त्म। बोर्ड्स वाले बच्चे यहाँ से छोड़कर जा सकते हैं, और अगर आगे देखना है तो आगे देख सकते हो कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए। So question है, determine the smallest size of a plane mirror
विच विल enable a man of 1.8 meters to see his full image। क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बंदा है जो एक प्लेन मिरर के सामने खड़ा है और इस बंदे का जो हाइट है वो गिवन है, ठीक है। हाइट गिवन है, दैट हाइट इज, जस्ट अ सेकेंड, ओके, द हाइट ऑफ द मैन इज 1.8 मीटर्स और ये इस मिरर के सामने खड़ा है इस तरह से, ये इस मिरर के सामने यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। ये ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस मिरर का मिनिमम लेंथ क्या होगा सच दैट ये इंसान अपना पूरा का पूरा इमेज इस पे देख पाए। इस मिरर का मिनिमम लेंथ क्या होगा जिसके कारण इससे अपना पूरा का पूरा इमेज दिखेगा इस मिरर में, ठीक है। क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द प्लेन मिरर दैट विल एनेबल अ मैन ऑफ 1.8 मीटर टू सी हिज फुल इमेज। इस मिरर को हम कितना छोटा कर सकते हैं, इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा, कितना छोटा करेंगे कि ये अपना पूरा का पूरा इमेज देख पाए, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रे डायग्राम मेथड यूज़ करना पड़ेगा। एक रे डायग्राम बना करके यहाँ बता देते हैं तुम लोगों को, और उसके बाद ये रिजल्ट जो आएगा उस रिजल्ट को याद रखना, डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्टली लगाना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा 1.8/2 मीटर्स। मतलब ये कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का हाइट जो भी होता है उसको डिवाइड कर दो 2 से, उतना ही मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड है इसको अपना पूरा इमेज देखने के लिए। मतलब ये हो जाएगा 0.9 मीटर्स। आंसर 0.9 मीटर्स ही आएगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, एक इंसान यहाँ खड़ा है एक प्लेन मिरर के सामने, पूछे कि इसको पूरा का पूरा इमेज अपना देखना है इस प्लेन मिरर में, तो इस प्लेन मिरर का मिनिमम लेंथ क्या होना चाहिए, तो डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर दोगे। चलो रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं, इसको डिराइव करते हैं। तो मान लेते हैं ये इस इंसान का सर है, इसे H से रिप्रेजेंट करते हैं हेड, ये इसका आई है E, ठीक है, और ये इसका फुट है F। अब रे डायग्राम के अकॉर्डिंग जितना हाइट, जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस ये इस साइड पे, और जो ऑब्जेक्ट का हाइट वही हाइट इमेज का। ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट, ये हम बना लेंगे, ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये। तो इसे मान लेते हैं H डैश, और I तो ये होगा सामने में, ये I E डैश, और ये F डैश, ठीक है, ये 90 डिग्री पे है। चलो, तो ये इमेज बनेगा। अब इसका रे डायग्राम कंप्लीट करना है हमें। रे डायग्राम देखिए, तो रे डायग्राम यहाँ से शुरू करेंगे। कैसे शुरू करेंगे, देखो ये इमेज इसे कब दिखेगा, ये इमेज इस ऑब्जेक्ट को कब दिखेगा, जब इसके आंखों में यहाँ से रेज आकर लड़ेगा तब दिखेगा। मतलब रेज यहाँ से आएगा, इसके आंख में जाएगा तब हेड दिखेगा, फुट का रे इसके आंख में जाएगा तब ये दिखेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, सपोज तुम्हारे सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अगर उस ऑब्जेक्ट से निकलता हुआ रे या लाइट तुम्हारे आंखों में नहीं जाएगा, तुम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाना। अंधेरा में क्या होता है, डार्क रूम में सामने कुछ ऑब्जेक्ट होता है बट वहाँ से लाइट आंखों तक पहुँच नहीं पाता है, इसीलिए हमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ से अगर हमें इसे देखना है तो इसका हेड का रे इसके आँख में जाना चाहिए, और फुट का रे भी इसके आँख में जाना चाहिए। तो यहाँ से हम डायरेक्टली इस तरह से बना सकते हैं कि मान लो कि हेड का रे ये इसके आँख में जा रहा है, और उसी तरह फुट का रे भी इसके आँख में जाना चाहिए, ये, ठीक है। यहाँ से देखो रे इस तरह आएगा। कैसे, ये किस तरह बना होगा, ये तो डॉटेड लाइन से ही बनेगा, मिरर के पीछे डॉटेड लाइन ही होता है, लेकिन ये किस तरह बना होगा, तो रे आया होगा यहाँ से, टकराया होगा मिरर पे, और टकराने के बाद ये इधर आ गया होगा। मतलब रे इस तरह गया होगा, ये टकराया होगा मिरर से, और ये वापस इसके आई में गया होगा। उसी तरह रे यहाँ से गया होगा, यहाँ पर टकराया होगा, और टकराने के बाद यहाँ से ये इस तरह से रिफ्लेक्ट किया होगा। तो ये हो गया, देखो रे डायग्राम इसका, ठीक है। अब इसी रे को हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो हेड पर मिलेगा, और इसी रे को हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये फुट पर मिलेगा, पैर पे मिलेगा। तो ये रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। हम मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए कि इसका जो हाइट है वो है स्मॉल h, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट स्मॉल h है, ठीक। इस पॉइंट को दे देते हैं नाम m, इसे नाम दे देते हैं n। देखो रिफ्लेक्शन किस पार्ट में हो रहा है, रिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ इसे मान लेते हैं O। रिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ O से लेकर n पार्ट में हो रहा है। इतना पार्ट में सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है, इतना पार्ट में सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है, और बाकी का पार्ट तो वेस्ट हो गया। यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, इसे हटा सकते हैं हम। यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसे हम हटा सकते हैं। मतलब मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड है ये। अब इसका लेंथ हमें फाइंड करना है कि ये लेंथ है कितना।
O से M को मान लो x और M से N को मान लो y। मान लो ये y है और ये x है, ये O से M ये x है। तो हमें x प्लस वाई फाइंड करना है। अब x प्लस वाई फाइंड करने के लिए क्या क्या करना होगा, देखो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल ज्योमेट्री यूज़ करेंगे। इस ट्राइंगल को देखो E H डैश E डैश, E यहाँ पे H डैश और यहाँ पे E डैश, बीच में एक लाइन है, इस लाइन को इस तरह बना लेते हैं। ये मिरर का, ये मिरर है। OM ये पॉइंट है O और ये पॉइंट है M, ठीक। और ये है 90 डिग्री, ये भी है 90 डिग्री। ये जाहिर सी बात है, ये 90 डिग्री ऑब्वियस है ये। अब यहाँ पे ये लेंथ हमें बताया जा रहा है कि ये लेंथ x है, O से लेकर M तक x है। हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस L यहाँ से यहाँ तक। अच्छा देखो, ये अगर L है तो ये भी L होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस तो बराबर होता है, ये भी L होगा। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा 2L हो जाएगा, मतलब ये L यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक 2L, ये 2L। अब सिमिलैरिटी यूज़ करेंगे, ज़रा देखो ध्यान दो। क्या हम बोल सकते हैं, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। किस ट्राइंगल में, एक ये ट्राइंगल ले लो, एक इस ट्राइंगल को लेंगे और एक बड़ा वाला ट्राइंगल को लेंगे। तो दोनों ट्राइंगल में ये एंगल इक्वल और ये एंगल कॉमन दोनों ट्राइंगल में, तो दोनों सिमिलर है दोनों। मतलब हम ये बोल सकते हैं दैट OM डिवाइडेड बाई H डैश E डैश इज इक्वल टू OM बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे EM बाई E डैश। अब जिनको सिमिलैरिटी नहीं आता है उनसे ये नहीं बनेगा, ठीक है। अगर तुम कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हर एक चीज़ तुम्हें आना चाहिए, डेप्थ में आना चाहिए। अगर ये चीज़ तुम्हें नहीं आता है तो तुम ये कर नहीं पाओगे। सिमिलैरिटी पहले जाकर सीखो, उसके बाद ये देखना, ठीक है। चलो, ये बोर्ड्स में आपका नहीं आएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड्स में नहीं आते, पर हाँ ओलंपियाड NTSC में सिलेबस में ये सब है। चलो देखो, आओ निकालते हैं। OM का वैल्यू है x, H डैश E डैश हमें नहीं पता, इज इक्वल टू EM का वैल्यू है L और E डैश का वैल्यू है 2L। L से L कट गया तो यहाँ से H डैश E डैश का वैल्यू हमें मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ x। ये पहला वैल्यू मिला, मतलब ये ट्वाइस ऑफ x, H डैश E डैश, ठीक है। सिमिलरली ये है 2x। सिमिलरली हम नीचे वाले ट्राइंगल्स को लेंगे। अब इस ट्राइंगल को देखो, ये है E डैश, ये है F डैश और ये है E, ठीक। बीच में M से लेकर N तक ये प्लेन मिरर है, ये है M और ये है N, ठीक। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये एंगल कॉमन, मतलब ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। अगर ये आपस में सिमिलर है और ये डिस्टेंस y है, नीचे का ये y है, ये L है और ये पूरा 2L है, ठीक है। मिरर से देख लेना, फिगर से। तो हम बोल सकते हैं दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस, मतलब यहाँ पे MN बाई E डैश F डैश इज इक्वल टू दिस बाय दिस इज EM डिवाइडेड बाई E डैश। दैट मीन्स MN का वैल्यू देखो y, E डैश F डैश चाहिए हमें, E डैश F डैश इज इक्वल टू EM का वैल्यू EM L बाई 2L। L से L यहाँ पे भी कट गया, मतलब हमें मिला E डैश F डैश का वैल्यू, E डैश F डैश का वैल्यू कितना मिला हमें, ट्वाइस ऑफ y। तो देखो ये मिल गया। अब ध्यान दो ज़रा, अगर ये 2y है तो ये भी हुआ 2y, यहाँ से यहाँ तक 2y हुआ। क्या ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये इमेज डिस्टेंस बराबर होता है प्लेन मिरर में? इन प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, यहाँ लिख रहे हैं। तो क्या हम ये लिख सकते हैं दैट h इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, ये लिख सकते हैं। तो क्या हम इसे ये लिख सकते हैं h इज इक्वल टू कॉमन x प्लस वाई, ये लिख सकते हैं। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इस मिरर का लेंथ। देखो ये मिरर का लेंथ चाहिए हमें और इसका लेंथ है x प्लस वाई। ये पूरा लेंथ ये है x, ये है y, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई का वैल्यू देखो यहाँ से निकल रहा है, x प्लस वाई आ रहा है h/2 एंड दिस इज द रिजल्ट। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आपको मिले बोर्ड्स में तो पूरा प्रूफ नहीं करना है आपको, ये रिजल्ट याद रखना है। सिचुएशन क्या है, एक प्लेन मिरर है, पीछे एक लड़का है या जो भी है, उसका कुछ हाइट है, ऑब्जेक्ट हाइट,
वो अपना पूरा का पूरा इमेज देखना चाहता है उस प्लेन मिरर में, तो मिनिमम लेंथ क्या रिक्वायर्ड है प्लेन मिरर का, तो डायरेक्टली उस हाइट से, उस लड़के का हाइट को डिवाइड कर देंगे 2 से। देखो ऑब्जेक्ट हाइट, h इज़ द ऑब्जेक्ट हाइट, ये ऑब्जेक्ट हाइट है, उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो आंसर आ गया आपका 0.9 मीटर्स। बोलो समझ आया? फटाफट कॉपी करो। ये इमेज फॉर्मेशन और रे डायग्राम से ये क्वेश्चन है, कॉपी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। मैंने आपको पहले ही बता दिया आज का लेक्चर थोड़ा लेंदी होगा, तो आराम से इस लेक्चर को देखेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। हेडिंग लगा दो, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय 2 प्लेन मिरर्स, 2 प्लेन मिरर्स। अब इस तरह का बहुत क्वेश्चन तुम लोग देखे होगे, जब क्वेश्चन तुम सॉल्व करते हो तो तुम्हें क्वेश्चंस मिला होगा ऐसा कि 2 प्लेन मिरर है, उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया। मान लो ये 2 प्लेन मिरर इस तरह से बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया गया, इसका कितना इमेज बन सकता है। जैसे बार्बर शॉप में जाओ तो देखो एक मिरर पीछे रहता है, एक मिरर आगे रहता है, तुम्हें जब मिरर में तुम देखते हो तो तुम्हें इन्फानाइट इमेजेस दिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन हम लेंगे, जब मिरर्स 2 प्लेन मिरर्स पैरेलल है, एक ये और एक ये, दोनों प्लेन मिरर है, दोनों पैरेलल, ठीक है ना, इस तरह से। जब दोनों प्लेन मिरर्स इस तरह से पैरेलल रखे हों और बीच में कहीं ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, तो इसमें कितना इमेज बनेगा, तो आँख बंद करके इन्फानाइट इमेज, इन्फानाइट इमेज। इसका रे डायग्राम से भी तुम समझ सकते हो। देखो कैसे रे डायग्राम से बनाएंगे, समझो। ये है ऑब्जेक्ट, जितना दूर ऑब्जेक्ट, मान लो 1 मीटर पे ऑब्जेक्ट है, तो इससे 1 मीटर जा करके इमेज बनेगा, फर्स्ट इमेज 1 मीटर। अब ये जो इमेज बना है, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। पहले इसका, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना लेते हैं, चलो। ये ऑब्जेक्ट, तो अगर ये 1 मीटर पीछे है तो इससे 1 मीटर पीछे जाकर इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा यहाँ पे, इसे मान लेते हैं I2, ठीक है। ये I1, ये I2। अब ध्यान दो, अब इस मिरर को छिपा दो, इसे छिपा देते हैं हम। अब इस मिरर के लिए, ठीक है, ये जो इमेज बना है ये इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा। और ये कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है या वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो ये है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि ये सेकंड मिरर के कारण बन रहा है, तो सेकंड मिरर के कारण जो इमेज बनता है वो पहले वाले मिरर के लिए वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। या फिर आप बोलो फर्स्ट मिरर, इस फर्स्ट मिरर के कारण जो इमेज बना है वो दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, इसीलिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। क्वेश्चन अगर आए कि क्या ऑब्जेक्ट हमेशा रियल होता है मिरर के केस में, तो आंसर होगा नो, ऑब्जेक्ट वर्चुअल भी हो सकता है। यहाँ पे देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये इमेज को हम, इस इमेज को हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं स्क्रीन पे, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अब इसे छिपा दो। अब इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से कितनी दूरी पे है, 1 + 1 + 1 3 मीटर्स। तो यहाँ से 3 मीटर्स दूर आकर के हम एक इमेज बनाएंगे यहाँ पे, इसे बोल देंगे हम I3, और ये यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस है 3 मीटर। सिमिलरली ये इमेज इस मिरर को छिपाएंगे, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो ये इमेज इस मिरर से कितनी दूरी पे है, 1 2 3 मीटर की दूरी पे है। तो यहाँ से हम 3 मीटर की दूरी पे आगे जा कर के एक इमेज बनाएंगे यहाँ से I4, ठीक है। इसी तरह अब ये इमेज इस मिरर को छिपाएंगे। अब ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। कितने डिस्टेंस पे है ये, पूरा 3 प्लस, सॉरी, ये एक मिनट, ये मिरर है, इसको छिपाएं, ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो इस मिरर से ये कितनी दूरी पे है, ये पूरा का पूरा 3, ये 4 और ये 5 मीटर दूरी पे अब यहाँ पे इमेज बनेगा। सिमिलरली ये इमेज इसके लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, इधर बनेगा। तो इस तरह से इमेज कितना बनेगा, इनफाइनाइट इमेज, ठीक है। इनफाइनाइट इमेज याद रखना, जब भी 2 प्लेन पैरेलल मिरर्स हों तो इनफाइनाइट इमेजेस बनते हैं। सेकंड केस, अब मान लो कि दोनों पैरेलल नहीं है, दोनों किसी एंगल पे इंक्लाइंड है। जैसे ये मेरे पास 2 मिरर्स, अब दोनों पैरेलल नहीं है, दोनों किसी तरह इंक्लाइंड है बाय एन एंगल थीटा। दोनों प्लेन मिरर के बीच में कुछ ना कुछ एंगल है थीटा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे n, और n निकालने के लिए हम 360 को डिवाइड करेंगे थीटा से। थीटा मतलब इन दोनों मिरर के बीच का जो एंगल उसे डिवाइड करेंगे। इसका 2 वैल्यूज़ आ सकता है, एक तो इवन नंबर आ सकता है और एक तो ऑड नंबर आ सकता है, ठीक है।
इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा, जब n इवन हो और जब n ऑड हो, ठीक है। अब यहाँ पे जब n इवन होगा तो हम नंबर ऑफ इमेजेस निकाल सकते हैं। इवन के केस में फॉर्मूला प्रॉपरली लिखोगे, जब n इवन होगा, ठीक है, तो हम नंबर ऑफ इमेजेस n-1 करके निकालेंगे, ठीक। उसके बाद जब n ऑड होगा तो ऑड के केस में दो और सिचुएशन है, सिमेट्री और सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट और अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या तो सिमेट्रिकल होगा या तो अनसिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल का मतलब समझ लो, यहाँ पे सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट O, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से कुछ एंगल बनाता है 30 डिग्रीज और ये एंगल भी है 30 डिग्रीज, तो ये सिचुएशन है सिमेट्रिकल का, ये सिमेट्रिकल सिचुएशन है। और अगर ये प्लेन मिरर्स, ये ऑब्जेक्ट, अगर ये एंगल है 20 डिग्रीज और ये एंगल है 40 डिग्रीज और ये है ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया अनसिमेट्रिकल का। जब एंगल बराबर बराबर में बटे तो उसे कहते हैं सिमेट्रिकल सिचुएशन, जब एंगल बराबर ना बटे तो उसे कहते हैं अनसिमेट्रिकल सिचुएशन। जब ऑड नंबर आए तो ऑड नंबर में सिमेट्री के केस में हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं n-1 नंबर ऑफ इमेजेस के लिए, और अनसिमेट्री के केस में n इज़ द आंसर। नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू n एंड नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू n-1। सिमेट्री हो तो n-1 और अनसिमेट्रिकल हो तो सिर्फ n, ठीक है। क्वेश्चन से समझते हैं इसको, ऐसे समझ में नहीं आता होगा, क्वेश्चन से समझते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन लिखते हैं, सारे क्वेश्चंस को प्रॉपरली बनाना। जैसे मेरे पास ये दो प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट सम एंगल, ठीक है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट O, और क्वेश्चन है मेरे पास, एक सेकेंड, हाँ ये क्वेश्चन है। चलो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, यस, सपोज ये है 30 डिग्रीज, ये है 30 डिग्रीज, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, n का वैल्यू निकालेंगे। n का वैल्यू निकालने के लिए 360 डिग्री डिवाइडेड बाई दो प्लेन मिरर्स के बीच जो एंगल है, एंगल कितना है 30 + 30 60, दो प्लेन मिरर्स के बीच का एंगल 60 × 6, ठीक है। तो n का वैल्यू आया 6, और 6 क्या है, इवन नंबर। इवन के केस में क्या हम सिमेट्री और अनसिमेट्री चेक करते हैं, नहीं चेक करते। इवन के केस में नंबर ऑफ इमेजेस डायरेक्टली n-1, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू n-1 एंड दैट इज इक्वल टू 6 - 1 विच इज इक्वल टू 5। नंबर ऑफ इमेजेस बनेगा 5। इसी तरह अगर हम ये लिखें, सपोज इसमें दोनों के बीच में एंगल 60, यहाँ पे भी देखो, अगर हम n निकालें यहाँ से तो 360, दो प्लेन मिरर्स के बीच में एंगल कितना है 40 + 20 60, ठीक है। तो ये देखो कितना आया 6, जो कि एक इवन नंबर है ना। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेगा n-1, दैट इज 6 - 1 विच इज इक्वल टू 5। देखो यहाँ पे ये था अनसिमेट्रिकल और ये था सिमेट्रिकल, ठीक है। लेकिन अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल इवन के केस में फ़र्क नहीं पड़ता। इवन के केस में आंसर n-1, कुछ भी हो, सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, इवन के केस में सिंपली आंसर n-1। बट अगर ऑड आ जाए नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर ऑड आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अलग अलग फिगर बनाएंगे। ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये एक प्लेन मिरर, ये एक प्लेन मिरर, दोनों इंक्लाइंड है, ठीक है। और इसका एंगल देखो, एंगल है 60 यस, ये एंगल है 60 और ये भी एंगल है 60। उसी तरह यहाँ पे एक एंगल 50 ले लेते हैं और एक एंगल 70 ले लेते हैं। देखो इस केस में ये हो गया सिमेट्रिकल और इस केस में ये हो गया अनसिमेट्रिकल। क्लियर है। अब कितना इमेज बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इस ऑब्जेक्ट का कितना इमेज बनेगा, तो निकालना है हमें n का वैल्यू। सबसे पहले 360 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच में जो एंगल है 60 + 60 120, कट गया 12 × 12 3 = 36, आंसर आया 3। 3 कैसा नंबर है, ये है ऑड नंबर।
3 एक ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर के केस में हमें चेक करना पड़ेगा सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। ऑड नंबर के केस में अगर n का वैल्यू सिमेट्रिकल आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1, सिमेट्रिकल नंबर ऑफ इमेजेस n-1, मतलब n का वैल्यू है 3 -1 मतलब नंबर ऑफ इमेजेस 2। इस केस में देख लो, इस केस में अनसिमेट्रिकल है, n का वैल्यू निकालोगे 3 ही आएगा। हाँ, n का वैल्यू 360 बाई 70 + 50 120 कितना आया 3, विच इज़ ऑड। अगर ये ऑड है तो अनसिमेट्रिकल है और ऑड है तो नंबर ऑफ इमेजेस आ जाएगा n मतलब 3। ठीक है, इस केस में 3 इमेज बनेगा और इस केस में सिर्फ 2 इमेज बनेगा। इवन के केस में n-1, ऑड के केस में सिमेट्रिकल है तो n-1 और अनसिमेट्रिकल है तो n। बोलो क्लियर है। एक क्वेश्चन खुद से बनाओगे। 2 प्लेन मिरर्स परपेंडिकुलर एक दूसरे से, 2 प्लेन मिरर्स परपेंडिकुलर, एक ऐसा है तो एक ऐसा है, कितना इमेज का फॉर्मेशन होगा बताइए। ऑब्जेक्ट इनके बीच में कहीं पर है, सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट O, कितना इमेज का फॉर्मेशन होगा, कितना इमेज बनेगा। n निकालेंगे, n का वैल्यू 360 डिवाइडेड बाई 90, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, 9 4 36, आंसर है 4। ये है इवन के केस में नंबर ऑफ इमेजेस n-1 मतलब 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। क्लियर, समझ गए। तो ये था आपका नंबर ऑफ इमेजेस। कर लो, शॉर्ट ट्रिक बता दी है तुम लोगों को किस तरह करना है। इस क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका क्या, 2 और तरीका है। एक है रे डायग्राम मेथड जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको नहीं सीखना है आपको, क्योंकि रे डायग्राम बनाने के लिए कहीं नहीं पूछता कंपटीशन में, सिर्फ पूछता है कितना इमेज का फॉर्मेशन होगा। और दूसरा तरीका है सर्कुलर मेथड भी नहीं सिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो उसमें बहुत कुछ समझना पड़ेगा। सबसे शॉर्ट मेथड है ये, ठीक है, n-1 और n, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल फॉर्मूला याद रखना है, n 360 डिवाइडेड बाई थीटा, जहाँ थीटा 2 प्लेन मिरर्स के बीच का एंगल है। कॉपी करो। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक शुरू करते हैं, वेलोसिटी इन प्लेन मिरर्स। फटाफट कॉपी करो। अब वेलोसिटी इन प्लेन मिरर्स को समझने के लिए आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम रिलेटिव वेलोसिटी सीखते हैं, उसके बाद ये वेलोसिटी इन प्लेन मिरर सीखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, देखो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है। ठीक है, ट्रेन में बैठे हो ना, सपोज़ ये ट्रेन A और इधर से एक और ट्रेन आ रही है, ट्रेन B। ट्रेन A का स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन B का स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट सिचुएशन, जब ये ट्रेन इस ट्रेन को देखेगा तो इस ट्रेन को क्या लगेगा, इसका वेलोसिटी कितना है जब ये दोनों क्रॉस करेगा। ठीक है, ऐसे इमेजिन भी कर सकते हो ना, तुम इधर से जा रहे हो बाइक से, तुम्हारा फ्रेंड उधर से आ रहा है बाइक से, जब तुम लोग क्रॉस करते हो तो मीटिंग पॉइंट भी तुम्हें ऐसा लगता है कि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, आवाज़ आता है ना, ज़्म, इस तरह से आवाज़ आता है। तो ये जो वेलोसिटी है ये ऐड हो जाता है दोनों का वेलोसिटी, इसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब A देखेगा B को तो A को क्या वेलोसिटी फील होगा, और B देखेगा A को तो B को क्या वेलोसिटी फील होगा। मतलब जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वेलोसिटी सिंपली हम ऐड कर देंगे। ठीक है, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 200 + 100 इज इक्वल टू 300 किलोमीटर पर आवर। इसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। अब फिजिक्स में इसे क्या कहा जाता है, वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B। वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, इसका फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। इसको रट लो, जब भी तुमसे किसी रेस्पेक्ट में वेलोसिटी पूछे, वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, B के रेस्पेक्ट में A का वेलोसिटी क्या है, इसका मतलब ये है कि B जब A को देखेगा तो A का वेलोसिटी कितना लगेगा B को। वेलोसिटी ऑफ A का वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, B के रेस्पेक्ट में कितना होगा। तो फॉर्मूला है A का वेलोसिटी माइनस B का वेलोसिटी। अब यहाँ देखो इस फॉर्मूले से भी ये सही आएगा, वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B। जब B ट्रेन में बैठकर हम देखेंगे तो हमें A का वेलोसिटी कितना पता चलेगा। तो वेलोसिटी ऑफ A है क्या, 200, ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ B क्या है, 100, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में तो इसे यूज़ करेंगे हम माइनस ऑफ 100, -100 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 200 माइनस माइनस प्लस 100, तो आ गया 300 किलोमीटर पर आवर। बोलो समझ आ गया ना। इसी तरह तुम वेलोसिटी ऑफ B भी निकाल सकते हो विथ रेस्पेक्ट टू A, वेलोसिटी ऑफ B
माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। जिस डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है ले लो, जिस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है ले लो, तुम्हारे ऊपर है। हम वेलोसिटी ऑफ बी को नेगेटिव लेकर बना रहे थे तो यहाँ भी नेगेटिव रखेंगे। वेलोसिटी ऑफ बी है 100 माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए है 200। पॉजिटिव में क्योंकि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं। ये है पॉजिटिव डायरेक्शन और ये है नेगेटिव डायरेक्शन। ये हमारा कन्वेंशन है। वेलोसिटी ऑफ ए इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव ऑफ 200, मतलब ये हुआ कि माइनस ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर। और ये बहुत सिंपल है समझना। देखो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, जब बी को देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी, बी जब ए को देखेगा तो इधर मूव करता हुआ नजर आएगा, मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी आएगा। देखो 300 किलोमीटर पर आवर। और ए जब बी को देखेगा तो ए को लगेगा कि बी इधर मूव कर रहा है, मतलब ये देखो ये नेगेटिव है तो नेगेटिव वेलोसिटी आया है। अगर हम दोनों को सेम डायरेक्शन में रखते हैं, ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में, एक 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है और एक 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, जब ए बी को देखेगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, जब बी ए को देखेगा तो बी को क्या वेलोसिटी लगेगा, क्या महसूस होगा, उसका वेलोसिटी क्या लगेगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। नाउ वेलोसिटी ऑफ ए क्या है 200, ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी क्या है 100, कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। बी को ऐसा लगेगा कि वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, जब वो ए को देखेगा। तो दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, जैसे दो ट्रेन सेम जा रहा है, ठीक है, इस तरह दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों लगेगा जैसे कि बहुत स्लो चल रहा है। तुम्हारा ट्रेन या बगल वाला ट्रेन जैसा लगेगा जैसे बहुत स्लो चल रहा है। तो कारण ये है क्योंकि दोनों का वेलोसिटी क्योंकि सेम डायरेक्शन में होता है तो ए के रेस्पेक्ट में बी या बी के रेस्पेक्ट में ए, उसका वेलोसिटी स्लो हो जाता है। तो बी को ऐसा लगेगा कि ए 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे मूव कर रहा है, उसे ऐसा नहीं लगेगा कि 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। अब इसे ऐसा लगेगा कि ए 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इसी तरह अगर वेलोसिटी ऑफ बी देखें, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए देखें, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी है देखो 100 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए क्या है 200, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो माइनस ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जब बी को देख रहा है तो ए तो ज़्यादा स्पीड के साथ चल रहा है ना, तो ए आगे जाएगा, लेकिन ए को ऐसा लगेगा कि बी पीछे आ रहा है। ए आगे जा रहा है लेकिन ए को ऐसा लगेगा कि बी पीछे जा रहा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी, ए को बी का वेलोसिटी पीछे की तरफ नजर आएगा क्योंकि ये ज़्यादा स्पीड से चल रहा है तो आगे मूव करेगा, खुद आगे मूव करेगा, लेकिन इसको ऐसा लगेगा कि बी पीछे की तरफ जा रहा है। जब ये पीछे की तरफ जा रहा है तो पीछे का डायरेक्शन देखो नेगेटिव है, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव लगा है। कितना स्पीड के साथ नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। सपोज हम सिर्फ और सिर्फ ये लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी या वेलोसिटी ऑफ ए, या फिर इस तरह से, तो क्या यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बी लिखने का मतलब ये है कि क्या ये वेलोसिटी किसी के रेस्पेक्ट में नहीं है। सपोज हम सिर्फ ये लिख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ए, इसका क्या मतलब है, सिर्फ वेलोसिटी ऑफ ए या किसी के रेस्पेक्ट में है। ये हमेशा से याद रखना, जब भी इस तरह से लिखा हो तो तुम्हारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, हमेशा ग्राउंड को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, ठीक है, ग्राउंड एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है हमेशा सबके लिए। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बोला जा रहा है। अगर सिर्फ और सिर्फ ये लिखा जाए तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जो ट्रेन सिर्फ अकेला चल रहा है तो तुम किसके रेस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी बोल रहे हो, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तुम ग्राउंड में उतर कर देखोगे तो ट्रेन उसी स्पीड से जाएगा ना, तो इसका मतलब ये होता है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का। अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो फिर से एक बार देख लो, क्वेश्चन लगाना तो समझ आ जाएगा। इतना याद रखना है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वेलोसिटी ऐड होगा, सेम डायरेक्शन में होगा तो वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होगा। ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। डिटेल में तुम 11th क्लास में सीखोगे, लेकिन क्योंकि हमें रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी समझना है, वेलोसिटी इन प्लेन मिरर समझना है, तो हमें सारा का सारा वेलोसिटीज़ प्लेन मिरर के रेस्पेक्ट में और ऑब्जेक्ट और इमेज के रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, इसीलिए ये सब पढ़ाया जा रहा है आपको। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हेडिंग लगाओ, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये है प्लेन मिरर और ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर सपोज 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट को इमेज का क्या वेलोसिटी नज़र आएगा। देखो ये ऑब्जेक्ट, इसका इमेज बनेगा, इससे जितना दूर ये है उतना ही दूर इमेज बनेगा, ये इमेज। तो इमेज भी तो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा लगेगा ऑब्जेक्ट को, तो इमेज
ऑब्जेक्ट को ऐसा लगेगा कि उसका इमेज भी ऑपोजिट डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। अब इसमें बहुत कुछ समझना नहीं है आपको। आप प्लेन मिरर रखो, आप प्लेन मिरर के सामने इस तरह से आगे मूव करते हुए जाओ तो आपको लगेगा कि आपका इमेज भी आपकी तरफ मूव करता हुआ आ रहा है। तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन वाइज बात करें तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द इमेज। क्या हम ये लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इमेज। देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये डायरेक्शन नेगेटिव होगा, दोनों का वेलोसिटी सेम होगा लेकिन अपोजिट होगा। अगर हम ये कहें कि वेलोसिटी ऑफ, अगर ऑब्जेक्ट पैरेलल मूव करता है, ये था परपेंडिकुलर का केस। नेक्स्ट देखो, अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से मिरर के पैरेलल मूव कर रहा है तो इसका इमेज का वेलोसिटी क्या होगा? सपोज ये 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पैरेलल मूव कर रहा है तो इमेज किस वेलोसिटी से मूव करेगा? तो याद रखना है पैरेलल के केस में देयर इज़ नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का सेम वेलोसिटी इमेज का, ठीक है, जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का सेम वेलोसिटी इमेज का, पैरेलल के केस में। ये सिचुएशन है पैरेलल का, जब ऑब्जेक्ट पैरेलल ट्रेवल करे तब। लेकिन जब परपेंडिकुलर मूव करे मिरर से तो वेलोसिटी अपोजिट करके लगाना है। समझ गए बात? एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस टॉपिक पे। ये टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ना नहीं है आपको। बहुत कुछ आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा 11th क्लास में, जब 12th क्लास में जब आप रे ऑप्टिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ोगे तो। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे क्वेश्चन को समझना। एक प्लेन मिरर है और ये एक ऑब्जेक्ट इस प्लेन मिरर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट अपने ही इमेज की तरफ किस वेलोसिटी के साथ अप्रोच कर रहा होगा? विथ व्हाट वेलोसिटी, क्वेश्चन लिख लेना, विथ व्हाट वेलोसिटी द ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग his own image। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में ध्यान से अगर देखो तो तुमसे पूछा क्या, अगर ये तुम्हें समझ आ गया तो तुमसे क्वेश्चन बन जाएगा। विथ व्हाट वेलोसिटी द ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग हिज ओन इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी पूछा है आपसे इमेज के रेस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज आपसे पूछा है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इमेज कहीं यहाँ पे होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 मीटर पर सेकेंड, ये किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है? हम मिरर के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं ना। अगर तुम इसे छिपा दो सब कुछ, इमेज वगैरह सब छिपा दो, सिर्फ मिरर है यहाँ पे और ऑब्जेक्ट है, तो ये जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ये मिरर के रेस्पेक्ट में, अगर तुम मिरर बन जाओ, खुद मिरर बन जाओ, तुम इस ऑब्जेक्ट को देखो तो तुम्हें लगेगा ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकेंड से तुम्हारी तरफ मूव कर रहा है। तो दिस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। उसी तरह हम यहाँ देखें अगर, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज दोनों अपोजिट होता है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगा माइनस ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इमेज भी सेम वेलोसिटी के साथ इस मिरर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है ये किसके रेस्पेक्ट में है? तो ये मिरर के रेस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज दिस एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज माइनस ऑफ दिस। यही तो यहाँ पे लिखा हुआ था। ये जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है किसके रेस्पेक्ट में है? ये मिरर के रेस्पेक्ट में। और ये इमेज का वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में? मिरर के रेस्पेक्ट में। लेकिन ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इमेज के रेस्पेक्ट में अलग होगा और इमेज का वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अलग होगा। हमसे पूछा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज हमें पता है निकालना। क्या करते हैं हम? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है सिर्फ, तो ये किसके रेस्पेक्ट में है? मिरर के रेस्पेक्ट में। बताया गया था ना वहाँ पे कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जिस तरह होता है, तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या हम मान रहे हैं? रेफरेंस हम मान रहे हैं मिरर को। मिरर के रेस्पेक्ट में सबको देख लो। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये दोनों तो हमें पता है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड, माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर कितना है? माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। देखो 2 माइनस माइनस प्लस एंड दिस इज 2, तो 2 + 2 4 मीटर पर सेकेंड। देखो आंसर आ गया। ऑब्जेक्ट को ऐसा लगेगा कि इमेज उसकी तरफ 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है, ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ व्हाट वेलोसिटी द ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग हिज ओन इमेज, अपनी इमेज
को अप्रोच कर रहा है तो कितने वेलोसिटी के साथ अप्रोच कर रहा है। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही लॉजिकल चीज़ है ये। सपोज ये ऑब्जेक्ट आगे मूव करता है 2 मीटर, तो ये इमेज भी आगे मूव करेगा ना 2 मीटर। मान लो ये ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में अभी डिस्टेंस है 10 मीटर का, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है 10 मीटर का, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का 10 मीटर। जब ऑब्जेक्ट 2 मीटर आगे बढ़ता है तो अब 2 मीटर आगे बढ़ने के बाद ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में क्या डिस्टेंस होगा? 2 मीटर आगे बढ़ता है तो ये भी 2 मीटर आगे बढ़ेगा, तो फाइनली इधर 8 मीटर, इधर 8 मीटर, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में 8 + 8 16 मीटर का डिस्टेंस होगा। तो देखो जब इधर 2 मीटर घटता है तो इधर भी 2 मीटर घटता है, इधर 3 मीटर घटेगा तो उधर भी 3 मीटर घटेगा। तो अगर इधर 4 मीटर घटता है तो इधर बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में? 6 मीटर। 6 को डबल कर दो तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट जब डिस्टेंस डबल ट्रेवल कर रहा है तो देखो वो चीज़ वेलोसिटी भी डबल हो जा रहा है, 2 × 2 4। इसी तरह से हम यहाँ पे इस तरह से निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और इमेज का वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में। इमेज का वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में कितना है? -2, ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर कितना है? 2, तो ये हो गया -4 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही ऑब्वियस है, अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज हम देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट इधर, इमेज के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है। अगर ये डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव है तो तुम इमेज पे खड़े होकर के देखोगे तो इधर जाते हुआ दिखेगा ऑब्जेक्ट। सपोज ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन तो नेगेटिव आएगा ना। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इमेज को ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट उसकी तरफ अप्रोच हो रहा है, कितना? -4 मीटर पर सेकेंड। दोनों का वेलोसिटी सेम है, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। इसे लगेगा ये 4 मीटर पर सेकेंड की तरफ, ये इसे लगेगा कि हम अप्रोच कर रहे हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, और इसे लगेगा हम अप्रोच कर रहे हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है दोनों का, ये इधर मूव कर रहा है और ये इधर मूव कर रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो यही चीज़ आया नेगेटिव, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, कंप्लीट लेक्चर, ठीक है। स्टार्टिंग का जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो था बोर्ड्स के लिए, और यहाँ तक आपको जो भी पढ़ाया गया है स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक, ये सब कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए और बोर्ड्स लेवल के लिए सब इंपॉर्टेंट है। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और लाइक एंड सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।